से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। प्रकाश के परावर्तन की जितनी भी घटनाएं थी, दर्पण की जो घटनाएं थी, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, लेंसों के बारे में, इन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन या क्या है? प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है और अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन। इसके अंदर क्या है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी किसी यानी कि पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और परावर्तन के अंदर होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। और ये अपवर्तन की घटना है, इसके अंदर पारदर्शी माध्यम नहीं है। पारदर्शी के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो आपके पास में प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे एग्जांपल के रूप में ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, और ये वापिस क्या आ गया? विरल माध्यम आ गया। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये आपके पास में आपतित किरण है, जहां से इस माध्यम यानी दो माध्यमों को अलग करने वाले पृथककारी पृष्ठ पे टकराती है ये प्रकाश किरण। तो यानी ये यहाँ पे आपतित प्रकाश किरण गिर रही है, जैसे इस पॉइंट पे गिरेगी, गिरने के बाद में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये एक माध्यम कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरे माध्यम में आ रही है। तो दूसरे माध्यम में जैसे आती, इसकी डायरेक्शन देखो, पहले माध्यम के सापेक्ष इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जैसे ही ये दूसरे माध्यम में आती है, तो दूसरे माध्यम में आने के बाद में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पृथक्कर सतह से टकराने के बाद, यानी पृथक्कारी का मतलब होता है दो माध्यमों को अलग अलग करने वाला पृष्ठ होता है, उसे कहते हैं पृथक्कारी। पृथक्कर सतह से टकराने के बाद अपने मूल पथ से, जैसे ये प्रकाश किरण देखो, ये है, ये यहां से टकराने के बाद ये मूल पथ कौन सा है? ये डायरेक्शन है इसकी। मूल पथ से क्या हो गई है? विचलित हो गई, यानी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी ये मूल पथ से क्या हो जाएगी? विचलित। यानी जो पथ से आ रही थी, टकराने के बाद में जब दूसरे माध्यम में आएगी तो उसी डायरेक्शन में आगे की ओर नहीं जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मूल पथ से विचलित होती है प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन की डेफिनेशन है। अपवर्तन की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दो माध्यमों को अलग करने वाले किसी पृथककारी पृष्ठ पे टकराने के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद में प्रकाश किरण होती है अपने प्रारंभिक पथ, यानी पहले माध्यम में जो उसकी डायरेक्शन थी, उसका पथ था, उस पथ से वो क्या होती है? विचलित हो जाती है, यानी आगे पीछे हट जाती है। प्रकाश की ये जो घटना होती है वो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन की डेफिनेशन थी। अब अपवर्तन के कारण क्या है? ये आगे हेडिंग है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण के अंदर क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये विरल माध्यम और ये पूरा पृष्ठ है, जैसे आयताकार पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में क्या है? सघन माध्यम है। इसके अंदर क्या होता है कि विरल माध्यम के अंदर कोई प्रकाश किरण आ रही है। विरल माध्यम होता है जिस माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी कि खुला जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। और सघन माध्यम होता है
जिस माध्यम के अंदर किसी भी पदार्थ के कण होते हैं या माध्यम के अंदर किसी भी वस्तुओं के कण होते हैं, गैसीय जो कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, एकदम नजदीक होते हैं, यानी बंद जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है आपके पास में सघन माध्यम कहलाता है। तो अपवर्तन का कारण के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी यानी कि अलग अलग माध्यम, जैसे विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम या सघन माध्यम है, कोई भी माध्यम, अलग अलग माध्यम के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे ये प्रकाश है आपके पास में, तो ये विरल माध्यम के अंदर इसकी चाल, इसकी स्पीड अलग होगी। ये सघन माध्यम है, इसके अंदर इसकी स्पीड है वो अलग हो जाएगी। वापिस फिर जैसे ये विरल माध्यम में आती है, ये यहां से टकराई, टकराने के बाद में अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो गई, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो ये भी अपने प्रारंभिक पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो गई। तो यहां पे वापस विरल माध्यम में आएगी, तो इसकी जो चाल होती है सघन माध्यम की तुलना में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आपके पास में परावर्तन, अपवर्तन के कारण क्या है, अपवर्तन के कारण के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। पहली तो ये होती है। दूसरी होती है कि जब प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण इस डायग्राम के अंदर देखेंगे हम लोग, ये प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। अब ये कहां से आ रही है, डायरेक्शन देखो, फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर, ये फर्स्ट डायरेक्शन, ये सेकंड और ये थर्ड आपके पास। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही, तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, ये प्रकाश किरण, देखो इसकी डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन इधर जाने की तुलना में क्या हो गई, इधर आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। अब हो गया करना। दूसरी कंडीशन क्या है, अब की बार ये प्रकाश किरण देखो इस पृष्ठ पे टकराएगी, पृष्ठकारी पृष्ठ पे, तो अब की बार क्या हो रही है, सघन माध्यम से, ये डायरेक्शन इसकी सघन माध्यम से किस में आ रही है, विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में आ रही है, ये विरल माध्यम में आ रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो वो अभिलंब से, देखो इसकी डायरेक्शन ये है, डॉटेड निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये दूसरी घटना है इसकी। तो आपके पास में अपवर्तन के कारण क्या है, एक तो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। और दूसरी घटना आपके पास में, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये चीज आपके पास में, तो ये सारी चीज अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर आ गई। ये इतनी चीज पूरी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर आ गई। प्रकाश के अपवर्तन की घटना और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन, जैसे परावर्तन के नियम के अंदर पढ़ा था हमने कि परावर्तन के अंदर क्या होता है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम पढ़ा था हमने, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अपवर्तन के अंदर आपके पास में क्या होगा, अपवर्तन की घटना के अंदर कि आपतित किरण, अपवर्तन की घटना है तो परावर्तित किरण की जगह क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। तो आपके पास में अपवर्तन का नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे, जैसे यह आपके पास में आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। देखो यहाँ पे तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, एक ही समतल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, जैसे यह आई कोण है और ये आर कोण है, ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या हो गया, आपतन कोण आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण आर। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या होती है साइन, साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं हम लोग साइन थीटा। तो यानी कि आपके पास में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आर, ये साइन आई, इनका अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट राशि होती है, नियतांक होती है। तो अपवर्तन के अभ्यास में दो नियम है, एक तो आपतित किरण,
अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे, एक ही समतल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है। अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में देखते हैं। अपवर्तन के नियम के अंदर क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या होती है साइन, आपतन कोण होता है आई, ज्या होती है साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या ये होता है साइन आर का अनुपात नियत रहता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियत या नियतांक। ये जो नियम आपके पास में साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक के अंदर ये नियम दिया था, स्नेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये नियम दिया गया था, इसलिए साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। और ये जो नियतांक है, ये जो नियत राशि है, ये नियत राशि कहलाती है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होगा कि पहले माध्यम में से कोई प्रकाश किरण आ रही है और वो दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात अपने पथ को विचलित कर देती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, तो वो जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तनांक होता है, वो एक नियतांक होता है, नियत राशि होती है। ये जो नियत राशि है, ये नियतांक होता है, वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। ये निशान होता है म्यू का, म्यू द्वारा, जिसे बोलते हैं म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। अब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में ये कोई एक पृथककारी पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ मतलब ऊपर की तरफ तो है विरल माध्यम और नीचे की तरफ आपके पास में सघन माध्यम, ये दो माध्यम है। अब कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ से यहां पे टकराई, अभिलंब बढ़ गया और ये अभिलंब की ओर झुक गई, तो इस माध्यम, पहला जो माध्यम ये मान लिया मैंने माध्यम फर्स्ट, इस माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक मान लिया मैंने μ1 और ये दूसरा माध्यम है माध्यम सेकंड, इसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने μ2। तो ये क्या कहलाएगा, जो नियतांक है वो किसके बराबर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या फिर नियतांक होता है, ये किसके बराबर होता है, ये जो नियतांक होता है, ये जो नियतांक राशि होती है वो नियतांक राशि किसके बराबर होती है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात ये जो नियतांक होता है, ये नियतांक μ2 बटे μ1 के बराबर होता है। ये जो नियतांक राशि होती है किसके बराबर होती है, μ2 बटे μ1। इस μ2 बटे μ1 को पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम ये है, इस पहले माध्यम से
दूसरे माध्यम में अपवर्तन की घटना हो रही है, तो इस माध्यम के सापेक्ष ये जो अपवर्तनांक है आपके पास में वो नियतांक के बराबर होता है। तो μ2 बटे μ1 को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस नियतांक के बराबर होता है। नियतांक को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या नियतांक को कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरीके से होता है आपके पास में। जैसे मैं आगे समझाता हूं आपको, जैसे मैं समझाता हूं आपको कि आपके पास में साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक किसके बराबर होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये नियतांक किसके बराबर होता है? और ये नियतांक किसके बराबर होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसे लिख सकते हैं हम लोग μ21। μ21 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये तीनों चीज, यानी स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू μ2 बटे μ1 होता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1μ2 होता है, और साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू μ21 होता है। इस सारी चीज को, ये जो चीज आपके पास में है, इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना होगा तो μ2 बटे μ1 आएगा, या 1μ2 आएगा, या μ21 आएगा। ये चीज आपके पास में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कोई एग्जाम्पल माना पहला माध्यम है, माना पहला माध्यम हवा मान लिया यानी एयर, और दूसरा माध्यम है वो पानी मान लिया, जल यानी वाटर मान लिया। ये चीज मान ली। माना पहला माध्यम हवा और दूसरा माध्यम क्या मान लिया मैंने? जल मान लिया। तो स्नेल के नियम से क्या जाएगा? स्नेल लॉ से क्या जाएगा? साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू, पहला माध्यम क्या है? हवा, और दूसरा माध्यम क्या है? जल। और प्रकाश किरण हवा से किस में जा रही है? जल में जा रही है। यानी ये चीज आपके पास में, ये जल है, ये हवा है, और ये वापस क्या है? हवा है। अब प्रकाश किरण यहां पे आई, ये आपके पास में अभिलंब बन गया, यहां पे ये अभिलंब आई बन गया, और ये आपके पास में अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसके अंदर आएगी तो इसकी डायरेक्शन तो ये इस तरीके से झुक गई। ये एंगल बन गया आपके पास में आर। ये एंगल क्या बन गया? आर। अब ये अपवर्तनांक क्या है? μ1। ये अपवर्तनांक इसका क्या है? μ2। और वापिस विरल माध्यम हवा आ गई, इसका अपवर्तनांक क्या है? μ1। ये चीज आ गई। अब देखो, यह प्रकाश किरण इस पर्तकारी पृष्ठ पे टकराई, टकराने के बाद में अब क्या आ रही है? ये अब ये आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जल से हवा में, तो अभिलंब से क्या हो गई है? दूर हट गई। दूर हट गई तो ये एंगल क्या बन जाएगा आपके पास में? देखो यहां पे ये एंगल क्या बन गया? आई, और ये एंगल क्या बन गया आपके पास में? आर। ये चीज बन गई। अब इसको हल करते हैं, क्योंकि ये आपतित किरण थी, ये अपवर्तित किरण थी। आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण क्या हो गया? आर। अब ये देखो, इस पृष्ठ के लिए ये क्या आपके पास में? आपतित किरण, और इस पृष्ठ के लिए यहाँ पे क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। तो ये क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है। तो अब देखो यहां पे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ये μ2 बटे में
μ1, ये रहा μ2 बटे μ1 हो गया। μ2 अब देखो आपके पास में साइन आई बटे साइन आर। μ2 टू कौन सा है? जल। तो जल वाटर होता है, तो इसको μ2 को मैं लिख सकता हूं μw लिख सकता हूं बटे में μ1 क्या? हवा, एयर, तो इसको मैंने लिख दिया μa। समीकरण 1। अब आपके पास में यहां से जा रही है ये चीज, ये यहां पे जा रहा है, यहां से इसके अंदर आ रही है। दूसरी घटना ली मैंने, तो दूसरी घटना के अंदर क्या आ जाएगा? स्नेल के नियम से। ये स्नेल का नियम आपके पास में, तो स्नेल के नियम से देखो आपके पास में यहां पे दूसरे माध्यम के अंदर ये फर्स्ट कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन आपके पास में ले हूं, दूसरी घटना के अंदर सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन के अंदर लेते हैं तो क्या जाएगा आपके पास में? साइन आर। ये क्या जाएगा? इसको छोड़ देखो, ये कोण एंगल बराबर है आपके पास में, ये एंगल जेड की आकृति बन रही है। जितना आपतन कोण यहां पे बनेगा उतना आपतन कोण यहां पे बनेगा, तो ये आई मान लिया मैंने, और ये क्या है? बराबर है आर। ये आर के बराबर है, क्योंकि देखो एकांतर कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण क्या आपके इसमें बराबर। ये आपके इसमें विरल माध्यम में, और ये भी क्या है? विरल माध्यम के अंदर, तो आई हो गया। तो इसको सेकंड कंडीशन के अंदर देखो, ये आपतन कोण की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो साइन आर बटे में साइन आई बराबर। अब देखो पहला माध्यम कौन सा है? ये घटना और ये दोनों की। अब की बार प्रकाश किरण देखो सघन माध्यम से किसमें आ रही है? विरल माध्यम में। यहां पे विरल से सघन में आ रही थी पहली कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर। अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या आ रहा है? सघन से विरल में आ रही है, तो सघन के अंदर क्या आपके पास में? आर, और इसके अंदर क्या है? आई। तो साइन आर बटे साइन आर आई। अब दूसरा माध्यम कौन सा है इसके अंदर? पहला माध्यम तो ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम क्या है? μ1। μ1 क्या है आपके पास में? एयर, हवा, तो इसको लिख दिया मैंने μa। और ये कौन सा आपके पास में? μw, तो μw। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं? गुणा करने पर समीकरण 1 इंटू कर देंगे समीकरण साइन आई बटे में साइन आर गुणा में क्या आ जाएगा? साइन आर इंटू में साइन आई। साइन आर बटे में साइन आई इक्वल टू क्या जाएगा? इक्वल टू आएगा μw अपॉन μa। μw अपॉन μa गुणा में क्या जाएगा? μa अपॉन μw। μw ये तो कैसे? इधर क्या बच गया? 1 बराबर μw अपॉन μa को क्या लिख सकते हैं? पहला माध्यम क्या है? ये, और दूसरा माध्यम क्या है? ये, तो इसको क्या लिख दिया मैंने? a μw इंटू में, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? w μa, क्योंकि पहला माध्यम ये है और दूसरा माध्यम है, क्योंकि दूसरा माध्यम तो हमेशा ऊपर आता है, तो क्या गया? w μa। इसको हल करेंगे तो आपके पास में क्या गया? a μw बराबर क्या जाएगा? इसके पैरों में है, a और w क्या है? इसके पैरों में है। a μw इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन, क्योंकि देखो ये इसको यहीं पे रख लिया मैंने, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या जाएगा? w μa। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया इसका नियतांक। ये दो माध्यम आपके पास में, यानी हवा से जब जल में आते हैं और जल से हवा में आते हैं, तब दो माध्यम आपके पास में हो, तो इनके बीच में संबंध ये आता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी हवा से जब जल में जाते हैं तो उसका अपवर्तनांक जल से हवा में जाते हैं, जल से हवा में जब जाते हैं तो उसके अपवर्तनांक के उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी कि हवा से जब जल में जाते हैं तो इसका नियतांक, इसका अपवर्तनांक होता है, इसकी नियतांक होता है, वो जब जल से हवा में जाते हैं उसके नियतांक के हमेशा उल्टा होगा। ये चीज है। ये तो दो माध्यम के लिए। अगर आपके पास में तीन माध्यम हो, मैंने मान लिया कि पहला माध्यम आपके पास में हवा, दूसरा माध्यम जल और तीसरा माध्यम गैस मान लिया, तो इसके लिए आपके पास जैसे देखते हैं हम लोग कि पहला माध्यम
हवा, दूसरा माध्यम गैस, और तीसरा माध्यम जल, वाटर। ये मान लिया मैंने, हवा मान लिया, गैस मान लिया और जल मान लिया। तो क्या हो जाएगा, इसी की तरह देखो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष इसके अंदर जाएंगे, दूसरे माध्यम में जाएंगे, तो पहले से दूसरे में जाएंगे तो क्या आएगा, ए म्यू जी गुणा में, ये दो माध्यम के लिए। फिर दूसरे से तीसरे में जाएंगे, जैसे दूसरे से किसमें गया, पहले में, ये दूसरे से तीसरे में गया तो क्या जाएगा, जी म्यू डब्लू, और फिर तीसरे से वापस किसमें आएंगे, पहले में आएंगे, तो डब्लू म्यू ए, ये हो जाएगा। अब आपके पास में किसी एक का निकाल लो, तो एक का निकालेंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, ए, यहां से निकाल रहा हूं, इसको निकाल रहा हूं मान, तो आपके पास में क्या जाएगा, ए म्यू जी इक्वल टू आएगा 1 अपॉन जी म्यू डब्लू गुणा में क्या जाएगा, डब्लू म्यू ए, ये आ जाएगा। ये आपके पास में अगर कोई तीन माध्यम हो तो इन तीनों माध्यमों से किसी एक माध्यम का, पहले माध्यम, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, अगर तीन माध्यम दिए हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये आपके पास में तीन माध्यमों के लिए। तो ये नियतांक होता है स्नेल के नियम के अंदर। स्नेल के नियम के अंदर नियतांक समझ में आ गया होगा कि ये आपके पास में नियतांक राशियां होती है, और नियतांक राशियां होती है, इस नियतांक राशियों को अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये अपवर्तनांक एक कांस्टेंट राशियां होती है, इसकी ना कोई विमा होती है और ना कोई लिमिट होती है इसकी, ये कांस्टेंट राशियां होती है। ये विमाहीन राशियां होती है, विमाहीन और मात्रकहीन राशियां होती है। इसकी कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशियां होती है। आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक यही चीज है म्यू, ये म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। तो ये अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या होती है, अपवर्तनांक की डेफिनेशन होती है कि एक माध्यम में प्रकाश का वेग, एक माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। इसे म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को v1, जैसे मैंने मान लिया एक माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग मान लिया v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग मान लिया v2, तो अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, v1 बटे v2। ये अपवर्तनांक की डेफिनेशन। v1 से v2 क्या हो जाएगा, v क्या है, वेग है, और नीचे वाला v भी क्या है, वेग है। तो वेग से वेग कैंसिल, तो क्या हो गया, एक आ गया। तो ये क्या है, ना तो मात्रक हीन है, यानी ना तो मात्रक इसका, ना ही क्या है, विमानी करती है इसकी। समझ में आ गया। तो ये चीज होती है अपवर्तनांक के बारे में। तो हम अब पढ़ेंगे अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का फॉर्मूला, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। मान लिया हमने, माना पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या मान लिया, v2, तो अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू क्या हो गया, v1 बटे v2। यह अपवर्तनांक की डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ेंगे हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष क्या होता है कि निर्वात के सापेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, निर्वात। निर्वात मतलब जो प्रकाश का जो वेग होता है, यानी निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है उसे बोलते हैं निरपेक्ष। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है उसे c द्वारा व्यक्त करते हैं, और निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, उसका वेग होता है इसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात के सापेक्ष माध्यम के अंदर जो प्रकाश का वेग है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वेग है, वो निर्वात या निरपेक्ष कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये आपके पास में निर्वात है और ये जल है, तो कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, निर्वात से आ रही है, तो इसका प्रकाश का वेग कितना है,
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये v वेलोसिटी आ गया, इसे c द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे किस द्वारा व्यक्त करते हैं? c द्वारा। अब ये प्रकाश किरण यहां से चलकर जल में आ रही है, तो ये सघन माध्यम हो गया, तो ये क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई इस तरीके से, ये डायरेक्शन में आ गई। तो इसका वेग मैंने क्या मान लिया? v मान लिया। इसका वेग क्या मान लिया मैंने? v मान लिया। तो आपके पास में क्या देगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या फिर इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कि आपके पास में प्रकाश का वेग तथा माध्यम के वेग का अनुपात, प्रकाश के वेग तथा माध्यम के वेग का अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी म्यू इक्वल टू होता है c अपॉन v। ये c क्या आपके पास में? प्रकाश का वेग, और ये v क्या है? माध्यम का वेग है। तो आपके पास में निरपेक्ष अपवर्तनांक की डेफिनेशन, प्रकाश के वेग यानी निर्वात में प्रकाश के वेग, निर्वात ले लेंगे यहाँ पे, निर्वात में, क्योंकि c क्या होता है? निर्वात के अंदर होता है। तो निर्वात में प्रकाश के वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग, माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आपके पास में निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। म्यू इक्वल टू c अपॉन में v। अब आपके पास में इसके अलावा कुछ पदार्थ है जिसके अपवर्तनांक हमें ज्ञात होने चाहिए, यानी हमें याद रखने होते हैं। जैसे कि हवा, वायु होती है, वायु का अपवर्तनांक होता है, वो होता है 1.0003 होता है, यानी 1.0003 होता है अपवर्तनांक होता है। उसका ना तो कोई विमा होती है और ना ही उसका मात्रक होता है, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि वो कांस्टेंट राशि होती है, नियतांक राशि होती है। तो इसीलिए हवा होती है, हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। और इसको हम सही रूप से लिखने के लिए, ये एक के बहुत ज्यादा नजदीक होती है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं कि हवा का जो अपवर्तनांक है वो 1 मान लेते हैं। हवा का वास्तविक जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003 होता है, लेकिन हम इसको सही रूप में एकदम 1 के नजदीक है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। जैसे पदार्थों के अपवर्तनांक मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक। तो आपके पास में हवा है, हवा का जो अपवर्तनांक है वो आपके पास में होता है 1.0003, यानी सबसे कम जो अपवर्तनांक है वो हवा का ही होता है, सबसे कम होता है। और ये 1 के नजदीक है, इसलिए हम इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। हीरा होता है आपके पास में, हीरे का अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हीरा होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 2.43 होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। कांच होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, और आपके पास में जल होता है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। ये अपवर्तनांक हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये अपवर्तनांक हमें क्या होते हैं? ज्ञात करने होते हैं। अपवर्तनांक हमें वैल्यू रखनी होती है अपवर्तनांकों की। तो आपके पास में ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक हमें ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपवर्तनांक की इस घटनाओं के बारे में, अपवर्तनांक की डेफिनेशन, अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तनांक के नियम, और इस नियम के अंदर स्नेल के नियम की व्याख्या की। स्नेल के नियम के अंदर जो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है, तो वो नियतांक राशि क्या होती है?
अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक की कंडीशन के बारे में पढ़ा हमने, अपवर्तनांक के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपवर्तनांक से होने वाली घटनाएं यानी पार्श्विक विस्थापन के बारे में, लेंसों के बारे में पढ़ेंगे।